हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? व्हाट्सअप एवरीवन। आई होप तुम मजे में होंगे। और बेटा सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम है वरुण। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं हमारे पहले लेक्चर का, जो होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स पे, वो भी चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स पे। बेटा चैनल स्टार्ट करा था पिछले साल सितंबर के आसपास, और सोचा था डेडिकेटेड 10वीं के लिए बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन एंड में चैनल जो है वो एकदम से बहुत बुरी तरीके से फट गया, ग्रो करा बढ़िया से, तुम लोगों का प्यार बहुत मिला और मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि भैया इतने कम टाइम में मैं 12th के लिए इतनी सारी वीडियोस कैसे लेके आऊँ। फिर भी जितना मैं कर सकता था मैंने करा। हमने लाइव लेक्चर्स लिए 12th के, हमने ऑनलाइन वीडियोस डाली, बच्चों को टिप्स दी। फिजिक्स के साथ साथ हमने केमिस्ट्री पे भी काम करा। केमिस्ट्री में जैसा आप जानते हैं मोना मैम आई, मोना मैम ने बहुत बढ़िया वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शूट करा, बच्चों को समझाया और बच्चों का भी प्यार काफ़ी मिला। अब बच्चों की क्वेरी बार बार मेरे लाइव लेक्चर्स में थी कि सर काश आप पहले मिल गए होते, काश आपसे पहले पढ़ा होता। मेरे को भी ये लग रहा था कि मैंने काश ये वीडियोस पहले बनाई होती, मैं पहले क्यों नहीं बना रहा था। तो गलती को मिटाते हैं और इसलिए आज से अभी से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हमारी ये नई सीरीज, जिसमें हम देखेंगे जेई और नीट में आने वाले सवाल। जी हाँ, मुझे पता है जेई के लिए बहुत अलग पढ़ाई चलती है, नीट के लिए अलग पढ़ाई चलती है, लेकिन मैं ये कंबाइन क्यों करवा रहा हूँ उसके पीछे रीजन बताता हूँ। देखो, मेरा हमेशा से ये मानना है कि जितना भी एग्जाम होता है ना, जो भी एग्जाम है, चाहे आप जेई दो चाहे आप नीट दो, नो डाउट क्वेश्चंस का लेवल अलग है, नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकता है वो भी अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई की पढ़ाई कंप्लीटली अलग है, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न अब बनता जा रहा है या जिस तरीके का पैटर्न मैं चाहता हूं ना, उस पैटर्न में हर बच्चे को फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली बहुत शार्प होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस कि आप प्रैक्टिस अलग तरीके से करो तो आप एक पर्टिकुलर एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली शार्प होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो जो आज मैं लेके आया हूं, इसको मैं कम से कम टाइम में खत्म करने की कोशिश करूंगा। और ये तुम्हारे लिए एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे वीडियो है कि मैं चाहता हूं तुम शुरुआत में ही अपने एक टीचर को पसंद कर लो और उनके लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, पूरे साल उनसे बढ़िया से पढ़ो। और इसीलिए ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, जिसमें मैं चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं, अपनी तरफ से सारे प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। और पूरे साल विल बी डूइंग सो मच ऑफ प्रैक्टिकल्स, विल बी गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स और खूब मस्ती शोर मजा करने वाले हैं। लाइव लेक्चर्स भी आने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी होने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे एंजॉय करो। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, भैया चैनल को जरा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आइए तो बेटा आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, और स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का पूरा सिलेबस। सीबीएसई सिलेबस को कैसे बांटता है पहले उसको समझो, आपको पढ़ना क्या है उसको समझो। क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ने से पहले ये तो समझ लो कि पढ़ना है क्या, सीबीएसई ने हमको क्या चुनौती दी है, एक साल में क्या क्या करने को हमको दिया है। तो आप उसको ध्यान से देखते हैं और बहुत शॉर्ट में तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज समझ आ जाएगी। देखो ध्यान से, देखो हमको सीबीएसई हमें चाहता है 2 किताब। सीबीएसई ने हमको 2 किताब दी है, एक बुक 1 और दूसरी बुक 2। 2 फिजिक्स की किताबें हैं, जैसे आपकी 11वीं में 2 किताबें थी। अब फिजिक्स की जो पहली किताब है उसमें सीबीएसई कहता है कि मैं तुम्हें चार्ज पढ़ाना चाहता हूं। सीबीएसई चाहता है कि तुम चार्ज पढ़ लो, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें समझना है। तो चार्ज पढ़ने के लिए हम सीबीएसई हमको कहता है कि ये चार्ज जब रुका हुआ होगा ना, तो तुम इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानो। जब ये रुका हुआ है, तो जब ये रुका हुआ है तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब सीबीएसई ने 2 चैप्टर में डिवाइड करे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 जो आज हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स में, और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसके साथ आप कैपेसिटेंस भी देखोगे बेटा। ये क्लास 12th फिजिक्स के 2 चैप्टर हैं जो डेडिकेटेड है जब चार्ज रेस्ट पे रहता है। जब हम बेटा ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लेंगे, इसमें कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो सीबीएसई कहता है अब ये चार्ज चलेगा।
मोशन में आएगा। तो अब तुम इसके मोशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। अब चार्ज जब मोशन में आ गया तो क्या बनता है, तो करंट बनता है। तो इसीलिए हमारे पास तीसरा जो चैप्टर है वो है बेटा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये है हमारे पास तीसरा चैप्टर। अब जाहिर सी बात है, ओरिस्टेड ने बताया था कि जब करंट बन जाता है तो करंट एक मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है ना, ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट में था। यानी हमको इन्हीं में मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कॉन्सेप्ट, और जब मोशन में है तो मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए हमारे पास चौथा चैप्टर आता है जिसमें ये चार्ज मूव कर रहा है और मैग्नेटिज्म बना रहा है। तो चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर सीबीएसई कहता है कि जब तुम मैग्नेटिज्म समझ ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से समझ लो, वो भी कुछ पदार्थ के बारे में समझ लो जो मैग्नेटिज्म बना रहे हैं। जैसे चुंबक है ना, पैदाइशी मैग्नेटिज्म लेके आई है, हम में तो नहीं है। मैं तो किसी को ऐसे हाथ दिखाऊं लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो सीबीएसई कहता है इसके बारे में भी पढ़ लो। तो हमारे पास पांचवा चैप्टर जो आता है वो आता है बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो जेईई और नीट में ना आपको ऐसे एक तरीके से ऐसा विभाजन नहीं मिलने वाला। जेईई नीट में तो आपको सीधा मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ऐसे चलेगा। लेकिन जो सीबीएसई के लिए बैठ रहे हैं बच्चे पहली बार, उनके लिए मैं ये सारा चीज खोल के बता रहा हूं। अब ये सब जब हमने कर लिया है तो अब सीबीएसई कहता है ठीक है, तुम चार्जेस से करंट पे तो आ गए, अब तुम्हें करंट को अच्छे से समझना है। अब हम देखते हैं कि अच्छा करंट कौन सा करंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है डीसी, ये सारा करंट डीसी है बेटा। फिर सीबीएसई बताता है एक करंट होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जो 10वीं में हमने पढ़ा था, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सीबीएसई कहता है कि तुम्हें मैं 2 चैप्टर दे रहा हूं। एक चैप्टर बताएगा कि ये बना कैसे अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा पूरा अल्टरनेटिंग करंट। तो जहां से तुम्हें ये पता चलेगा कि बना कैसे, वो है चैप्टर नंबर 6 विच इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। और 7th जो चैप्टर है बेटा वो है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट, एसी चैप्टर बोलते हैं इसको, ठीक। फिर सीबीएसई आपको बताता है कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 4 इक्वेशन में समझना है तो मैक्सवेल जी की इक्वेशन पढ़ लो। और 8वां चैप्टर जो इस सभी को कंबाइन करता है बेटा, चैप्टर नंबर 8, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ये है तुम्हारी फर्स्ट बुक। सेकंड बुक में फटाफट आते हैं। सीबीएसई चाहता है कि तुम जरा लाइट के बारे में समझो, ऑप्टिक्स के बारे में। तो सीबीएसई 2 डेडिकेटेड चैप्टर देता है तुम्हें। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 10 विच इज योर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। मतलब लाइट जो है जब अपने से बराबर या थोड़े से साइज में बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराती है तो कैसे वेव बन जाती है, और जब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराती है तो एक रे की तरह काम करती है, एक पार्टिकल की तरह काम करती है। तो वो चीज आप यहां देखोगे। उसके बाद सीबीएसई आपको कहता है कि अब आप मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ो। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा आपके पास 11th चैप्टर यानी कि डुअल नेचर आने वाला है। डुअल नेचर बहुत बढ़िया मजेदार चैप्टर है ये। इसमें आप पढ़ोगे कि जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव दोनों है, तो वैसे जो पार्टिकल है वो भी वेव नेचर शो करता है ना। तो डुअल नेचर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर सीबीएसई कहता है कि 12th और 13th चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे एटम्स और न्यूक्लियाई। बहुत ही बढ़िया, आसान और इजी चैप्टर्स हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हल्का फुल्का केमिस्ट्री में भी उन्होंने ये चीज पढ़ रखी है ना। सारे रदरफोर्ड और बोर मॉडल आप पढ़ रखे हो, ये 2 ही मॉडल हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने अच्छे से, और फिर न्यूक्लियाई में आ जाएंगे हम। तो ये 13 चैप्टर सीबीएसई ने दिए हैं। एक 14th चैप्टर आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, विच इज सेमी कंडक्टर्स। तो यहां पर सीबीएसई का आपकी सेकंड किताब भी खत्म होती है और ये सीबीएसई का सिलेबस खत्म होता है। तो बेटा ये आपको अच्छे से करना है। अब करने से पहले ये ध्यान रखना कि ये और ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, तो इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। आइए देखते हैं। तो आते हैं, पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन, क्या है इलेक्ट्रिकल चार्जेस और फील्ड्स, इसमें है क्या, कहां से ये आया। तो देखो अगर तुम इसका हिस्ट्री देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का हल्का हल्का आइडिया ग्रीक्स और इजिप्शियंस को था। उनके समय में एक पदार्थ हुआ करता था बेटा जिसका नाम था एम्बर, ऐसा दिखता था ये।
अब इन्होंने नोटिस करा कि जब इस एम्बर को हम रगड़ते हैं ना, तो उसको रगड़ने के बाद हम सूखे पत्तों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नो क्लू, इनको कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इनको ये आइडिया था कि भैया एम्बर के साथ ऐसा कुछ होता है ना। फिर और लोग आए, बीच में काफी थ्योरीज भी थी, कहानियां भी आई, लेकिन मेन जो व्यक्ति थे जिन्होंने आके इसको एक तरीके से शेप करा, वो थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब चार्ज को इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल फायर नाम दिया, और उन्होंने बोला एक इलेक्ट्रिकल फायर होती है, एक ऐसी अग्नि होती है हर मटेरियल के पास जिससे वो ये सब अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो यहाँ तक हल्का हल्का चार्जेस का आइडिया लगने लगा। फिर काफ़ी लोग आए, बहुत महान लोग आए, उन्होंने इस पर काम करा और धीरे धीरे तुम्हारा CBSE का सिलेबस बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन चीज़ थी, ये इसकी हिस्ट्री थी, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने हल्के में बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब ये क्या है, हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकल, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब चार्ज स्टेशनरी होगा ना, स्टेशनरी, तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करता है बेटा, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन जो तुम्हें जानना जरूरी है। आते हैं हमारे मेन चीज, द एलिफेंट इन द रूम, विच इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। आइए फटाफट निपटाते हैं इसको, फटाफट इस पर बात करते हैं। बेटा इलेक्ट्रिकल चार्ज सिंबल इसका कैपिटल Q है। जब भी मेरे को कोई छोटा चार्ज दिखाना होगा तो मैं इसको स्मॉल q से दिखाऊंगा, टोटल चार्ज को दिखाना है तो मैं इसको बड़े Q, कैपिटल Q से दिखाऊंगा। बेसिक बातें हैं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में दो चार बातें समझो। जैसे क्या दे रखा है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो। देखो, अगर मैं एग्जांपल, अगर मान लो तुम मेरी ऐसे छाती काट दो, ऐसे लिटा के ऐसे छाती काट दो, हैं, बहुत ही वायलेंट एग्जांपल दे रहा हूं, बट इमेजिन करो तुम इसे काट दो, तो तुम्हें छाती में क्या दिखेगा, एक ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, दो फेफड़े लगे हुए हैं, बीच में एक दिल मिलेगा तुम्हें, है ना, पूरा का पूरा ये इसोफेगस भी मिल जाएगी ये अगर काटोगे तो। अब तुम इसको और काटो, तुम सोचो कि हम तो सर तब तक काटते रहेंगे जब तक एंड तक ना पहुंच जाए। तो तुम्हें छाती के अंदर हार्ट मिला, तुमने हार्ट को भी पकड़ा और हार्ट को भी काट डाला, तो तुम्हें काटते काटते तुम हार्ट के अंदर गए, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें कार्डियक टिश्यूज मिले, तुमने कार्डियक टिश्यू को भी काटना स्टार्ट करा, तुम एंड में सेल्स तक पहुंच गए, ना, सेल्स से बना होता है, तुम सेल्स तक पहुंच गए। तुम सोचो ऐसा भैया, ऐसा ब्लेड है तुम्हारे पास कि और काटते गए, जब तक काटते जाओ जब तक कुछ बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता कि भैया अब और नहीं कटेगा। सेल्स को भी काट दो तो और अंदर जाओगे, अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली तुम्हें एटम मिलेगा। मैं, ये फोन, ये पंखा, ये स्क्रीन, ये सब किससे, एटम से बनी हुई है ना। तो यानी हम सब किससे बने, इन्हीं एटम से बने। तो तुम्हें एंड में कौन मिलेगा, एटम, और एटम को भी काट के अंदर जरा ऐसे झांकोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे, तुम्हें चार्जेस मिलेंगे, हैं, आवारागर्दी करता हुआ इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो कभी इसका कभी उसका, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें दो व्यक्ति, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बढ़िया से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, ऐसा ही कुछ मिलेगा ना। तो यानी अब अगर तुमने मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन को उठा लिया और इलेक्ट्रॉन को काटने की कोशिश करी कि इसके अंदर देखूं, तो इसके अंदर कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है, यही तुम्हारे लिए चार्ज है। मुझे पता है, मैं क्वार्क्स की भी इसमें बहुत लोग बात करते हैं, मैं उस तक जाने नहीं चाहता, कोई फायदा नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास जो है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम मुझे देख पा रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम मुझे सुन पा रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं अपना ये आर्म मूव कर पा रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जब तुम पे कोई मारता है और तुम जो फटाक से ऐसे, ये जो रिफ्लेक्स आता है, ये इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से है, रोशनी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है। मतलब पूरी धरती को ये इलेक्ट्रॉन ही चला रहा है एक तरीके से। जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वहां वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तुम्हें देखने को मिलेगी। एक तरीके से तुम इमेजिन कर सकते हो कि पूरा माया जाल फैला है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का हर जगह। तो चार्ज, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी मटेरियल की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है ना, सबसे बेसिक इकाई, वो क्या है, वो चार्ज है। और यही वो इकाई है जिसकी वजह से, यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो वो कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो दैट इज व्हाट चार्ज इज। इसी के साथ हम इसको ये भी कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंट्रिंसिक मतलब फंडामेंटल, बेसिक। हमारी और तुम्हारी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है,
यही तो है, चार्ज ही तो है। तो इसलिए तुम ये बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो, और डाल के ये डेफिनेशन भी करेक्ट है। अब चार्ज की यूनिट पे आ जाओ, तो बेटा चार्ज की फेमस यूनिट है कूलम, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। जैसे मैंने बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा रोल है इस पे, तो इसीलिए सीजीएस यूनिट में अगर तुम देखोगे तो फ्रैंकलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैंकलिन भी एक और यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और लार्जेस्ट पे आ जाओगे तो बेटा फैराडे तुम्हें मिलेगा। इसको गलती से फराड जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है उससे तुम कंपैरिजन मत करना, फैराडे बिल्कुल अलग है, वो एक अलग यूनिट है, ये एक अलग यूनिट है। तो फैराडे भी इसकी एक यूनिट है बेटा। ठीक है, डायमेंशन आओ तो बेटा तुम्हें पता है करंट क्या होता है, करंट होता है बेटा Q बटे T। तो बेटा Q क्या हो गया, ये हो गया IT, चार्ज इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो करंट को तुम क्या लिख सकते हो, एम्पियर, और समय के लिए तुम्हारे पास टाइम होता है तो AT, बेटा वही लिखा है, AT इसकी आपकी बेसिक डायमेंशन है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको ऐड करने के लिए तुम्हें डायरेक्शन पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको 5 कूलम का चार्ज दिया, फिर मैंने 2 कूलम का चार्ज ले लिया, अब वो मैंने ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको ऐड करने के लिए तुम्हें कोई वेक्टर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब तुम एक चीज याद रखना बेटा, मतलब ये सारा, क्योंकि मुझे पता है सीबीएसई में इतना सब जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मेरा पर्पस है तुम्हें कॉन्सेप्चुअली शार्प करना और तुम्हारा इंटरेस्ट जगाना। देखो एक चीज याद रखना, मान लो ये चार्ज है, मान लो ये क्यू चार्ज है, और ये अभी बैठा हुआ है, ये रेस्ट में है। तो ऐसा देखा गया कि जब तक ये बैठा रहेगा ना, जैसे ये रेस्ट में रहेगा, तब तक ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा जब ये रेस्ट में। क्या ये इस टाइम पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा? इसका जवाब है नहीं, इस टाइम पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही होगी। तो कब बनती है मैग्नेटिक फील्ड? जब ये मोशन में आ जाए, जब ये मोशन में आ जाए तब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन में बनाता है, लेकिन मोशन तो 2 तरीके का होता है, या तो ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बेटा आप ये चीज याद रखना कि अगर ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। लेकिन अगर यही एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड मतलब कुछ एक्सेलरेशन मिल गया इसको, मोशन हुआ, तो मैक्सवेल जी बता के गए हैं कि उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड तो बनाएगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, लेकिन साथ के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी छोड़ेगा, जो पहले इंड्यूस नहीं कर रहा था। तो अगर आपसे पूछे जेई या नीट में, सीबीएसई ये चीजें नहीं पूछेगा कि भैया कौन सा चार्ज, ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो याद रखना एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने यहां पर इसलिए लिख के दिखा रखा है। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन लेक्चर्स में, पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बढ़िया से सारी चीज मिलेगी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र होता है, इससे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। बहुत बेसिक सा यंत्र है, इसमें कुछ खास है नहीं। सो दिस इज व्हाट चार्ज इज, जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, और फिर आते हैं दूसरी चीज पे। आइए, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब हमारे पास कितने किस्म के चार्ज हैं, अब इसको समझना। यहां पर अब कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा और यहां पर बच्चों की गलतियां भी सामने आएंगी, जिसको मैं शुरुआत से ठीक करना चाहता हूं। ध्यान से समझो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करो, अभी देखा जाए तो मोटा मोटा अभी के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं कि 2 ही जेंडर होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो ये है भैया तुम्हारे बॉयज और ये है तुम्हारी गर्ल्स। अब भाई बॉयज को मान लेते हैं पॉजिटिव और गर्ल्स को मान लेते हैं नेगेटिव। मेरा कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, बट तुम समझ जाओगे मैं क्यों बता रहा हूं। देखो, फर्ज करो एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कक्षा है जहां पर लड़के लड़कियों का रेशो बराबर है, बढ़िया से हंसी खुश खेल रहे हैं। अब फर्ज करो अगर इस क्लास में जो अभी तक ऐसा लग रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है CSE, अगर ये लड़कियां इस क्लास को छोड़ के चली जाएं, ये चली गई इस क्लास को छोड़ के, तो इस क्लास में सिर्फ लौंडे ही लौंडे रह जाएंगे हैं। मतलब बिल्कुल ही त्राहिमाम, बिल्कुल मौत का नंगा नाच हो रहा है इस क्लास में। आई होप तुम कभी मैकेनिकल में तुम्हारा आमना सामना ना हो। कोर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो है ना भैया, हाथ जोड़ देना इनके आगे। बहुत ही खतरनाक ब्रांचेज होती हैं क्योंकि गर्ल्स इनमें जाती नहीं हैं, तो लौंडे ही लौंडे भरे पड़े हैं और पूरा मौत का नंगा नाच हो रहा है। प्रेस को उल्टा रख के मैगियां बनाई जा रही हैं, सारे जुगाड़ होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये क्लास कहलाएगी मैकेनिकल। लेकिन यही अगर इस क्लास में ये इसमें क्या हुआ था, जो गर्ल्स थी वो लीव कर गई थी गर्ल्स, यानी नेगेटिव, मैंने इसको माना नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो लीव कर गया था, तो ऐसा लग रहा है मैकेनिकल की ब्रांच। लेकिन अगर इस क्लास में गर्ल्स एंटर कर जाए मतलब नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर ले इस तरफ, तो इस क्लास में लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा, लड़कों की बहुत कम। ऐसा लग रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, यहाँ पे लड़कियां ज्यादा लड़के कम। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या हम इसको अगर साइन कन्वेंशन दें, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां तो नेगेटिव बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर, यहां तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो इसको मैं टोटल मान लेता हूं पॉजिटिव। और यहां देखो, यहां पर अगर देखोगे तो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो इसका नेट नेचर नेगेटिव हो गया। यहां पर CSE में कैसा था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो प्लस माइनस सेम है, यानी ये तो न्यूट्रल हो गया बेटा। ये कैसा हो गया, ये तो न्यूट्रल हो गया। तो तुम्हें ये देखने को मिल रहा है कि एक जगह जहां नेगेटिव बहुत ज्यादा दिख रहा है, एक जगह पॉजिटिव ज्यादा दिख रहा है, और एक जगह न्यूट्रल दिख रहा है। क्या बात तुम समझे? अच्छा, एक चीज और देखो, अगर तुम इनमें देखोगे, मैं तुमसे बोलूं अगर इन सबका मास सेम है, मान लो 50-50 किलो के हैं सभी, तो बताओ मैकेनिकल का मास सभी का कंबाइन ज्यादा लग रहा है या निफ्ट का? ध्यान से देखो, जहां पॉजिटिव है उसका मतलब वहां पर नेगेटिव नहीं है, मतलब वहां पे गर्ल्स नहीं है, यानी लोग कम है। लोग कम है तो यहाँ का मास कम होगा, यानी ऐसा लग रहा है कि इसका जो मास है वो तो कम है, तो जो मास है यहाँ वो कम है। और जहां नेगेटिव है उसका मास देखो कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। और जहां पर न्यूट्रलिटी है वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो मास एक तरीके से इक्वल ही है, ऐसा कोई खास नहीं है। तो हमारी शुरुआत की कंडीशन थी। तो ये एग्जाम्पल, ये पूरी की पूरी जो मैंने तुम्हें एक आइडियोलॉजी समझाई, इस तरीके को अगर तुम अपने चार्जेस में देखो तो बेटा चार्जेस भी मोटा मोटा दो ही तरीके के होते हैं, दो ही। एक होता है तुम्हारे पास, देयर आर ओनली टू टाइप्स, एक होता है बेटा तुम्हारे पास पॉजिटिव और दूसरा रहेगा तुम्हारे पास नेगेटिव। हाँ सर, पॉजिटिव मतलब आप प्रोटॉन की बात कर रहे हो ना। अब यहीं पे थोड़ी सी लघु शंका आ जाती है और मैं यहीं पे तुम्हें रोकूंगा और तुम्हें कुछ सही चीजें बताऊंगा। इसी को एज इट इज यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखो पॉजिटिव का मतलब हाँ हम प्रोटॉन से लेते हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिव बॉडी या नेगेटिव बॉडी की बात कर रहे हैं ना, तो वहां प्रोटॉन की बात नहीं हो रही, वहां प्रोटॉन की बात नहीं हो रही। नेगेटिव बॉडी का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव बॉडी का मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम इन लॉन्डो की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यहां डेफिशिएंसी ऑफ गर्ल्स है और यहां एक्सेस ऑफ गर्ल्स है। एक्सेस ऑफ गर्ल्स तो नेगेटिव बॉडी, डेफिशिएंसी ऑफ गर्ल्स पॉजिटिव बॉडी। क्या ये बात समझे तुम? वही एग्जांपल यहां पर समझाया गया है। जो तुम्हारे पास न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रल बॉडी कौन सी होती है, जिसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव, यहां पे मतलब प्रोटॉन ही मैं बता रहा हूं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी बॉडी बन जाती है, अगर मान लो इसी न्यूट्रल बॉडी में अगर आप किसी तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दे, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ट्रांसफर कर दे, निकाल दे, छोड़ दे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इसको लीव कर जाएगा तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, तो ये बन जाएगी बेटा पॉजिटिव बॉडी। और पॉजिटिव बॉडी का मतलब यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। ऐसे यहां जो मान लो यहां पर ये किसी तरीके से
इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो ये कैसी बॉडी बन जाएगी? ये नेगेटिव बॉडी बन जाएगी। और नेगेटिव बॉडी का मतलब क्या हो गया बेटा? इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम याद रखना। इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी मेरे मुंह से निकलेगा चार्ज, तो क्या मैं न्यूट्रॉन की बात करूंगा, प्रोटॉन की बात करूंगा? मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की। क्या ये बात समझे? यानी हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। यही है जो दुनिया को गवर्न कर रहा है, यानी हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ना है। तो ये समझ लो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। सर माइनस मतलब? माइनस जो है बेटा यहाँ पर इसका सिर्फ नेचर बता रहा है कि इसका जो नेचर है वो सिर्फ वो नेगेटिव किस्म का है। यही अगर प्रोटॉन की बात मैं कर रहा होता तो प्रोटॉन पे बेटा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता। प्लस का मतलब यहाँ पर याद रखना, ये भी नेचर बता रहा है, ये भी नेचर ही बता रहा है। तो ये है तुम्हारे पास पूरा का पूरा लब्बे लुबाब तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और आओ हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आएगा तुम्हें प्रॉपर्टीज पढ़ने में। देखो सुनो, देखो यहां से भी जेईई नेट में बहुत सवाल बन के आते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए क्लियर करते हुए चल रहे हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्या है, पहले ही देखो प्रॉपर्टीज आराम से समझाता हूं, इजीली समझ आएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो लाइक चार्जेस है ना वो हमेशा रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे इसको ऐसे मान के चलो कि दो पॉजिटिव बॉडी या दो नेगेटिव बॉडी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी, दूर भागेंगी। लेकिन यही अगर तुम्हारे पास अनलाइक चार्जेस आ जाए, मतलब एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए, तो बेटा ये तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ये तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो अट्रैक्ट होना चाहेंगे। और ये चीज सही भी है, देखने में भी आती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल देखो, अब मेरे पास यहाँ पर एक गुब्बारा है, ठीक है ना बेटा? ये एक तरीके का रबड़ है, रबड़ है तो यानी ये एक इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर की खास बात ये होती है कि इस पे ना चार्ज को डालना तो चलो आसान है, एक बार डाल दोगे, लेकिन इस पे से चार्ज को निकाला नहीं जा सकता, ठीक है ना? इस पे से चार्ज को हम निकाल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। इसमें चार्ज एक जगह आ गया, ये जेल है चार्जेस की। अब इसमें मैं चार्ज तुम्हें डाल के दिखाता हूं, ठीक है? अब देखो चार्ज डाल रहे हैं इसमें, कैसे? मैं यूज करने वाला हूं फ्रिक्शन का। मैंने इस पे फ्रिक्शन से चार्ज को डाला, ठीक है ना? अब यहां पर जिस पोर्शन में मैंने फ्रिक्शन करा है ना, अब क्या है, इस पर्टिकुलर इसी पोर्शन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे। अब देखो कुछ भी हो सकता है, इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई होगी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए होंगे, हमें उसको जानने की जरूरत नहीं। अब ये हाथ देखो, ये क्या है? ये तो न्यूट्रल है। मेरे हाथ लगा, मेरे को टच करने पे करंट तो तुम्हें नहीं लगेगा ना, मतलब इस पॉइंट पे मेरे पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है ना? अब देखो इस गुब्बारे के साथ लेकिन मैंने क्या कर दिया, इस पे मैंने एक्सेस ऑफ, अभी मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज मैंने दे दिया। अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया तो जैसे ये न्यूट्रल बॉडी इसके पास आएगी तो मेरे हाथ का जो पॉजिटिव है वो इन नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता रही है। आओ देखते हैं सही भी है या नहीं। क्या ये खींच रहा है? अरे बाप रे, क्या ये खींच रहा है? अरे बिल्कुल खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है। जादू थोड़ी है, मैं बोल दूं जादू है। ये देखो, ये देखो, और ये इस तरफ नहीं, इधर भी जाएगा। तो मैं लग रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने कुछ भी नहीं है भाई, मैंने पकड़ रखा है सर, ऐसा नहीं है कि कहीं और है। ये देखो मैंने पकड़ रखा है, ये देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ठीक है ना? तो ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? चार्जेस की यही प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। आई होप बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो चैनल को भैया साथ के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है ना? तो ये है हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिससे तुम्हें ये चीज समझ आई। अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है? देखो मैं तुम्हें बताया था कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसको ऐड करने के लिए तुमको कोई वेक्टर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें क्यू नेट चाहिए ना, तो क्यू नेट सिंपली आ जाएगा Q1 + Q2 + Q3
प्लस Q4 टिल Qn, जितने चार्जेस हैं सिंपली ऐड कर दो। मान लो एक बॉडी है, लेट्स से एक बॉडी है, इस पे +3 कूलम, जैसे +3Q -2Q प्लस 1Q का चार्ज है। अब कोई पूछे इसमें नेट चार्ज कितना है, सिंपली तीनों को ऐड कर दो। Q नेट कितना आ गया, सिंपल ऐड कर दो, 3Q प्लस 1Q माइनस 2Q, ऐड करो 3 और 1 4, 4 - 2 यानी प्लस 2Q, इतना इस पर नेट चार्ज है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपल यही बात बताती है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। तीसरी देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या मतलब है, और ये शब्द याद रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी पढ़ रहे हो, वैसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन के लिए ही, जब वो एटम चैप्टर में वो चारों तरफ घूमेगा, ठीक है ना। तो वहां पर भी ये शब्द फिर से सुनने में मिलेगा तुम्हें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये कहता है कि जो चार्ज है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल है बेस चार्ज का। अब इसका मतलब क्या है यार, सिंपल सी बात है, सबसे छोटा चार्ज तुम्हारे पास कितना है, सबसे छोटा चार्ज तुम्हारे पास ये है बेटा, ये है ना, ये है सबसे छोटा चार्ज। तो अगर मान लो ये एक चार्ज इतना है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा। तुम्हें कोई बोले कि क्या 0.1.5 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होगा, नहीं होगा, सबसे छोटा यही होता है, यही बताया मैंने तुम्हें। यानी अगर दो चार्ज मिल जाए तो वो कितना मिलाएंगे, वो कितना कूलम का चार्ज बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो, अरे एक ये रहा और दूसरा एक और कर लो तो 1.6 + 1.6 3.2 × 10⁻−19 कूलम का चार्ज, है ना। 3 मिल जाए तो फिर से इतनी क्वांटिटी ऐड कर दो, 4 मिल जाए तो फिर से इतनी क्वांटिटी ऐड कर दो। मतलब जो तुम्हारे पास हमेशा टोटल चार्ज होने वाला है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला है तुम्हारे बेस चार्ज का। n यहां पर क्या हो सकता है बेटा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। n क्या नहीं हो सकता, n कभी बेटा तुम्हारे पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है इसको समझो। अगर तुम n की वैल्यू यहां से निकालने जाओ तो चार्ज कभी भी आधा, पौना, ढाई नहीं हो सकता। ये दोस्त की तरह है कि भाई कि जैसा भी है, पूरी मतलब दुनिया का सबसे नकारा आदमी है लेकिन मेरा भाई है, तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तो भैया पूरा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भैया आज तो इसके सर से दोस्ती है, आज तो इसके पैर से दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा व्यक्ति, समझ गए। तो चार्ज कभी आधा, पौना, ढाई, n की वैल्यू तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज याद रखना। तो Q = ±NE, ये भी है ±NE। अब इसका क्या मतलब है तुम्हें, इसके मतलब, अब ये तो बेसिक चीज है, CBSE के लिए इतना काफी है, जेईई और नीट के लिए क्या काफी है, अब उसको ध्यान से सुनो बेटा। अगर तुम मान लो टोटल चार्ज निकालते हो, Q निकालते हो और तुम्हारा आंसर आता है प्लस कुछ नंबर और E, मान लो कुछ आया, इतने कूलम का टोटल चार्ज आया बेटा। अगर पॉजिटिव साइन आ गया ना, तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव बॉडी बन गई। कैसा है टोटल चार्ज, कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव बॉडी। और पॉजिटिव बॉडी का मतलब क्या था, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी। तो याद रखना कि Q = ±NE में अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता है तो याद रखना इसका या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बेटा अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव का मतलब यही तो है, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हैं। क्यों सर, मैं उसको प्रोटॉन भी तो दे सकता हूं। अबे कहां से देगा, वो न्यूक्लियस के अंदर बंद है यार, न्यूक्लियस के अंदर बंद है प्रोटॉन, उसको निकालेगा क्या, पूरा एटम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ये समझो, एग्जाम्पल को समझ लो। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है, अरे ये लौंडे नहीं मानेंगे, ये यहीं रहेंगे। अब तुम्हें पूरी क्लास में लड़कियों को कम करना है, मतलब लौंडों को बढ़ाना है, तो लौंडों को कैसे बढ़ा सकते हो तुम, लड़कियों को निकाल लो। यही तुम्हें पूरी क्लास में लड़कियां ज्यादा चाहिए, लौंडों की जनसंख्या कम करनी है तो लड़कियां इसमें ज्यादा कर दो। इन तीनों को नहीं हटा सकते, बात खत्म। ये तो ढीठ के ढीठ हैं, न्यूक्लियस के अंदर बंद है, न्यूक्लियाई के अंदर, इसको नहीं हटा सकते। तो इसीलिए याद रखो, अगर कोई पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिव बॉडी आ रही है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, लड़कियां चली गई तो इसका मतलब टोटल मास भी कम हो जाएगा। यानी यहां पर बेटा जो नेट मास है वो डिक्रीज हो जाता है अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कर दो तो। दूसरा आ जाओ, नेगेटिव बॉडी का मतलब क्या है। नेगेटिव बॉडी का मतलब यह है कि तुमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है,
ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन गए तो इसका मतलब मास भी इंक्रीज हो जाएगा, तो बेटा इनका मास भी इंक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आओ इसको भी देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है? अरे भाई चार्ज, अब इसको मैं जरा ढंग से बताता हूं। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जितना भी टोटल चार्ज होता है ना किसी सिस्टम का, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो इंडिविजुअल चार्जेस तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। कुछ जगह पर ऐसा बच्चा सोचता है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, या चार्ज भी क्रिएट नहीं हो सकता, ना डिस्ट्रॉय हो सकता, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपना एटम चैप्टर देखोगे, एटम मॉडर्न फिजिक्स देखोगे, उसमें न्यूक्लियाई एक चैप्टर आता है, तो न्यूक्लियस जब चैप्टर आप देखोगे तो उसमें रेडियो एक्टिविटी है जो आजकल सिलेबस से कटा हुआ है, इस साल में मेरा मानना है कि कटा ही रहेगा। तो उसमें भी अगर आप रेडियो एक्टिविटी देखोगे तो आप देखोगे जब बीटा डिके होता है, या जब पूरा का पूरा गामा रेडिएशन तो निकलता ही हर एक में, लेकिन बीटा डिके में देखोगे या अल्फा पार्टिकल्स में देखोगे, तो इन सभी में आप देखोगे कि इंडिविजुअल चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो इसका मतलब यही है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। और ये चार्जेस कौन से की बात कर रहा हूं मैं? टोटल चार्ज के लिए कह रहा हूं कि जो टोटल चार्ज है वो ना तो क्रिएट करा जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर करा जा सकता है। इंडिविजुअल चार्जेस क्रिएट करे जा सकते हैं, मतलब अभी जितना भी चार्जेस है ना, ये जब सृष्टि बनी थी तभी क्रिएट हो गए थे, और ये तब से लेकर आज तक उतने ही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। अब इससे रिलेटेड सवाल देखो कैसे, मान लो कोई बॉडी है, इसमें +3 कूलम का, -2 कूलम का, +5 कूलम का चार्ज है। हमने इसको फ्रिक्शन दिया, फ्रिक्शन दे के अब ये नई बॉडी बन गई। इसमें +8 कूलम का चार्ज है और -2 कूलम का चार्ज है और x कूलम का चार्ज है। तो आपसे पूछेगा x फाइंड करो, तो इसका टोटल और इसका टोटल बराबर होगा। अब इसका कितना टोटल है? 5 और 3, 5 6 7 8, 8 में से 2 गया, बचा 6 कूलम। यानी इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है? वो है 6, पॉजिटिव का 6 कूलम। यानी इसका भी टोटल कितना होना चाहिए? पॉजिटिव का 6 ही, भले इंडिविजुअल तुमने क्रिएट कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अब देखो x की क्या वैल्यू रहेगी, इसका मतलब x की वैल्यू होगी 8 -2 कूलम प्लस x कूलम। अब इसको सॉल्व करो, 8 में से 2 गया, बचा कितना? 6, तो ये आ गया 6 कूलम प्लस x कूलम। तो हमारी गणना के हिसाब से x की वैल्यू 0 रहेगी, यानी x कोई चार्ज बनेगा ही नहीं, 0 कूलम का चार्ज है, क्योंकि ये पहले ही बराबर हो गया। तो दैट इज हाउ यू डू इट। तो ये आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर आता है आपके पास चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो, जो चार्ज होता है ना, जब भी चार्ज दौड़ेगा, चलेगा, चार्ज भी बहुत तेजी से, तुम्हारे शरीर में जो चार्ज है वो 10⁻6 मीटर पर सेकंड से तेजी से घूम रहा है अंदर, है ना, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। लेकिन चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब यह है कि टाइम का चार्ज पे कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तुम भागना स्टार्ट करोगे तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम मतलब लाइट की गति पे आ रहे हो, जैसे जैसे तुम लाइट की स्पीड को टच कर रहे हो, या तुम जनरल तेज भी भाग रहे हो, तो तुम देखोगे तुम्हारा जो मास है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। चार्ज में का जितना मास है या जितनी जितनी चार्ज की प्रॉपर्टीज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर है चार्ज इज मास डिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है? चार्ज इज मास डिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो अपने साथ मास लेके आया है ना। लेकिन ये कह देना कि जितना भी मास है उस पर चार्ज है ही है, ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मास तो है ना, 9.1 × 10⁻31 kg का, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बिना इस मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे मासेस ऐसे हैं जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये। कैसे? न्यूट्रल बॉडी। मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, इसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव,
तो इसमें नेट चार्ज कितना हो गया, 0, लेकिन इसके पास मास तो है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी जिसके पास मास है बट चार्ज नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बॉडी जिसके पास चार्ज है तो मास भी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। अरे चार्ज है तो मास तो हो गई, कि बस बात समझ गए ना। यहां मास है लेकिन चार्ज नहीं है, चार्ज 0 हो रहा है। तो इस बात को सिंपली ऐसे बताया गया। फिर चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब चार्ज का ट्रांसफरेबल मतलब क्या है कि आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। मोटा मोटा आपके पास 3 तरीके हैं चार्ज को ट्रांसफर करने के, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मजा आएगा देख के। पहला है तुम्हारे पास कंडक्शन। कंडक्शन क्या तरीका है भैया, मतलब तुम टच कर दो, 2 चार्ज बॉडी है उनको मिला दो। तो यहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट आपका बेटा जरूरी है, डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी है। कंडक्शन में तुम ये देखोगे कि ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें बस आप मिला देते हो और चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, इंसुलेटर्स के लिए वैलिड नहीं। इंसुलेटर के लिए तो पहले ही जो चार्ज है वो जेल के बराबर है। चार्ज जो है जैसे इंसुलेटर में जाता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, वो हिल नहीं सकता, ऐसे समझ लो। लेकिन कंडक्टर्स के लिए तो प्ले ग्राउंड की तरह है, जैसे चार्ज कंडक्टर में जाएगा वो प्ले करेगा। अरे किसी को झटका लगना है और तुम लोहे के डंडे से अलग थोड़ी करोगे, लकड़ी के डंडे से अलग करोगे ना उसको। क्यों? क्योंकि लकड़ी का डंडा इंसुलेटर आ जाता है, उस पर चार्ज हिल ही नहीं पाता है ना, तो ट्रांसफर कहां से होगा। तो ये बात समझ गए। तो इसीलिए कंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए पॉसिबल है। आगे आ जाओ। सेम नेचर ऑफ चार्ज इज एक्यूमुलेटेड इन द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंडक्शन के थ्रू मतलब सिर्फ टच कर रहे हो तो आप ये नोटिस करोगे कि एग्जैक्टली सेम नेचर का चार्ज दोनों बॉडीज में आ रहा है, मतलब चार्जेस का पोलराइजेशन यहां पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं कंडक्शन से एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव कर दूं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों में पॉजिटिव होगा या दोनों में नेगेटिव होगा। आइए इसी चीज को बेटा समझते हैं, ध्यान से सुनो, कंडक्शन को समझते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट करो, तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी B1 एक बॉडी B2, ठीक। इन बॉडीज पे कुछ ना कुछ इनिशियल चार्ज है। मान लो इस पे बेटा Q1 चार्ज है और इस पे आपके पास Q2 चार्ज, कुछ है चार्ज। आपने क्या करा, आपने Q1 Q2 चार्ज को इन बॉडीज को कंडक्ट करवा दिया, आपने इससे मिला दिया। मिलाने के लिए या तो आप फिजिकली मिला दो या कुछ भी नहीं है, इनके बीच में ऐसा एक तार बांधी थी जो अभी खुली थी, आपने इस तार को क्लोज कर दिया, तो अब ये ऐसा क्लोज कर दी। अब जब क्लोज करोगे तो जितना भी चार्ज है वो इधर उधर जाना स्टार्ट करेगा, इधर से उधर जाएगा, मूव करेगा। तो अब इस पे जो नया चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 और ये आ जाएगा Q2। अब ये चीज देखी गई कि बेटा जो Q1 था ना वो बराबर आया Q1 प्लस Q2 बटे 2 के, और Q2 जो था वो भी बेटा Q1 प्लस Q2 बटे 2 के बराबर आया। ये चीज हमने देखी गई। तो क्या सर ये हर जगह होगा? क्या ये हमेशा हमको ऐसे ही करना है कि बस चार्जेस का एक तरीके से एवरेज निकाल दें, उनको डिवाइड कर दें 2 से प्लस करके और आंसर आ जाए? ये हर जगह नहीं होगा। ये कंडीशन सिचुएशनल है। कौन से सिचुएशनल है? ये तब पॉसिबल है जब चार्जेस का साइज सेम हो, व्हेन रेडियस ऑफ बोथ द स्फीयर इज सेम। ये इसी कंडीशन में पॉसिबल है बेटा, और कहीं पॉसिबल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कंडीशन बदल गई सर, अगर मान लीजिए एक हमारे पास बॉडी 1 जो है उसका रेडियस R1 बहुत बड़ा है और दूसरी बॉडी का रेडियस R2 बहुत छोटा है, कंडीशन में R1 इज ग्रेटर देन R2 और इस पे वही Q1 और Q2 चार्ज है। अब अगर सर हमने इसको मिला दिया, ऐसा मिला दिया, तो अब क्या होगा? अभी तो ये मिले हुए नहीं थे, लेकिन अगर अब मिला दिया तो क्या होगा? तो बेटा इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जब आप इसको मिलाओगे तो चार्जेस तो जाएगा, लेकिन ये चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके रेडियस पे। Q1 Q2 रेडियस पे प्रोपोर्शनल नहीं है, वो तो तुमने डाल दिया, लेकिन जो ये ट्रांसफर होगा ना, ये डिपेंड करता है कैसे, देखो जो Q1 होगा और जो Q2 है, तो बेटा ये Q1 जो है और Q2 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा R1 और R2 के। जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज इस पे आएगा, है ना। और इसके लिए आपके पास बढ़िया सा एक फॉर्मूला है जो जिस पे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी यूज होता है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? ये देखा गया कि Q1 इस केस में होगा दोनों का चार्जेस का सम, दोनों का सम, और Q मतलब बॉडी 1 के लिए निकाल रहे हो, बॉडी 1 का रेडियस कितना था R1 और इसका रेडियस कितना था R2,
तो जिस बॉडी के लिए आप निकाल रहे हो ना बेटा, उसका रेडियस ऊपर रखो और दोनों के रेडियस के सम से इसको डिवाइड कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आप क्यू न्यू 2 करना चाह रहे हो, वही दोनों बॉडीज का सम कर दो और किस बॉडी के लिए निकाल रहे हो, सेकंड बॉडी के लिए, इसका रेडियस कितना है R2, बेटा R2 से डिवाइड कर दो आप इन दोनों के सम को। दीज आर योर फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CBSE में ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन जेई और नीट में ऐसे सवाल भर भर के आते हैं, तो कोई चीज पता रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं आपको एक चीज एहसास करवाना चाहूंगा, आई होप बहुत से बच्चे फॉर्मूला देख के समझ गए होंगे, लेकिन मान के चलो अगर R1 और R2 बराबर हैं, यहां देखो अगर R1 और R2 बराबर हैं तो ये हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 की जगह R1 लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1, और ऊपर R1 से नीचे R1 कैंसल, यानी ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। बेटा वही तो लिखवाया है, वही तो लिखवाया है, क्या समझे? वहां से ये रिजल्ट कैसे आया? ये रिजल्ट ऐसे आया है। अगर बढ़िया लग रहा है तो भैया फिर कह रहे हैं, मैं ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, मैं इसको बहुत तेजी से भगा भी सकता हूँ, मुझे पता है मैक्सिमम यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ पहले लेक्चर में चार्ज और करंट दोनों बता दिए जाते हैं। मैं वो नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो पूरे साल इसी लेवल पे चलेगा, इसी स्पीड से चलेगा, इसी प्रैक्टिकल जो आज हम देख रहे हैं वैसे प्रैक्टिकल से चलेगा। छोटा सा पार्ट है, बहुत से स्कूल वाले तो उसको ऐसे निपटा देते हैं, आप बहुत से करवाते भी नहीं है, ये कहाँ पढ़ाया जाता है ज़्यादा, ठीक है ना? तो लेकिन पूरा का पूरा मेहनत लग रही है इन सब चीज़ों को बनाने में, तो अगर तुम्हें मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो देख, ये है बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आया है, उसी प्रिंसिपल पे चलते हैं, उसी प्रिंसिपल पे देखो कैसे चलता है। क्या कह रहा है? 2 आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर S1 S2, 2 स्फीयर दे रखे हैं। अच्छा, इसमें करेक्शन भी दे रखे है, यूज रेडियस 2/3r। ओके बेटा, ये 3/2r नहीं है, 2/3r है, ये दे रखा है। तो 2 स्फीयर है, उनके रेडियस दे दिए। स्फीयर 1 का रेडियस, स्फीयर 1 का आपको स्फीयर 1 का जो रेडियस है वो है 2/3r, स्फीयर 2 का रेडियस जो है वो है 1/3r, और दे हैव 12 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज है बेटा 12 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है -3 माइक्रोकूलम respectively, and are at large distance from each other. They are now connected by a conducting wire along, ठीक है। S1 S2 पे चार्ज बताने कि भैया इसमें फाइनल चार्ज कितना होगा, मतलब Q डैश बताना है, Q डैश 1 बता दो, मतलब Q डैश न्यू और 1 का, और ऐसे ही सेकंड का न्यू, ये बता दो, बताओ कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले करा था। हम यहाँ ध्यान से देखो, रेडियस अलग अलग है, तो पीछे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पीछे फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2 R1/R1 प्लस R2, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। तो बेटा Q1 प्लस Q2 करो, देखो Q1 प्लस Q2 करो, 12 - 3 साइन के साथ लेना है, साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम इंटू में R1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2/3r, और इसको डिवाइड करेंगे हम दोनों के सम से, यानी 2/3r प्लस 1/3r। बेटा ध्यान से देखो, 2/3r प्लस 1/3r, इसको ऐड करेंगे तो ऐड होगी क्या बन जाएगा? ये सिर्फ r बचेगा, इस r से इसको काट सकते हो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम बटे इंटू में 2/3, r से r कट जाएगा। तो तुम्हें इसको बस सॉल्व करना है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं जरा साइड में कर देता हूँ, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा 12 - 3, ये हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा 2/3r, और इसमें देखो 3 कैल्शियम लोगे तो ये बन जाएगा 2 + 1 3r, 3r ये बचेगा r से r गया, 3 × 3 9 गया, 3 दूनी 6, 6 माइक्रोकूलम तुम्हारा Q डैश न्यू आया। ऐसे Q2 न्यू आ जाओ, तो इसमें से देखो 9 माइक्रोकूलम तो आएगा ही, सेम लगाओगे, और इसमें 2r/3 की जगह 1/3r करोगे, और नीचे सिर्फ r रहेगा, इसको ऐड कर देना, तो r से r गएगा, 3 × 3 9, तो 3 माइक्रोकूलम। दिस इज योर आंसर। तो इसका सही जवाब ये है ऑप्शन नंबर 3। Q1 जो है 6 माइक्रोकूलम और Q2 जो है वो 3 माइक्रोकूलम, जैसे हमारे पास वहां आया है। तो यहां पर ये चीज हमारी सेट हो गई है।
ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं एक्स वाई जी, आपको क्या कह रहे हैं, जिन पे चार्ज इतना इतना और इतना है। फिर ये आपको कह रहा है कि पहले तुमने एक्स और वाई को कांटेक्ट में लेके आए। बेटा अब देखो यहां पर कहीं पे भी रेडियस की बात नहीं कर रहा, तो डिफॉल्ट कंडीशन है कि रेडियस हम सेम लेके चलेंगे। अब सेम लेके चलेंगे तो मतलब साइज सेम है, यानी तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट इस तरीके से करो, ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो पहले इसने कहा कि पहले इसने पहले क्या करा, इसने पहले Q को और -2Q वाले स्फीयर को मिलाया। तो बेटा इसको ऐड करो, Q प्लस -2Q, Q प्लस में -2Q, यह आएगा कितना -Q, और फिर एवरेज निकालना है, इसका आधा करो, तो आधा करोगे तो -Q/2। यानी अगर आप देखो तो फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर और थर्ड स्फीयर, थर्ड पे कितना चार्ज है 3Q, सेकंड और फर्स्ट पे जैसे इनको मिलाया तो बेटा इस पे -Q/2 और -Q/2 चार्ज अब आ गया है। अब सुनो ये आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एट फर्स्ट एक्स एंड वाई आर कॉन्टैक्टेड, ये तो हो गया। फिर कह रहा है फिर इसने वाई और जेड को कॉन्टैक्ट में लाया, सेकंड कंडीशन। अब इसने इसको और इसको मिलाना है, यानी Q1 तो हमारे पास फिक्स हो गया कि Q1 पे तो चार्ज हमारा -Q/2 फाइनल ये तो है, ठीक है, -Q/2 कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। तो 2 और 3 पे अब इसने क्या करा, इसने इसको मिला दिया, तो इसका भी एवरेज निकालो। तो भैया -Q/2 प्लस में 3Q, इसको ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लेना। ऐड करो, 2 तिया 6, 6 -5, ये कितना हो जाएगा 6 - 1 इस 5, ये आ जाएगा 5Q/2। और जाहिर सी बात है इसका भी आधा करना है, तो इसका भी आधा करोगे तो 2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 5/4Q प्लस का। इसका मतलब अब सेकंड और थर्ड पे इक्वल चार्जेस 5/4Q हैं। तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा बेटा, फर्स्ट पे आएगा तुम्हारे पास -Q/2, सेकंड पे आएगा तुम्हारे पास +5/4Q, और थर्ड पे तुम्हारे पास आएगा सेम +5/4Q। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दैट इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस। आई होप तुम्हें इसका समझ आया होगा, आइडिया मिला होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसमें 2-4 चीजें नोट करो, 2-4 चीजें इसमें नोट करो। कुछ नोट कर पा रहे हो, देखो और बताओ। क्या तुम उसमें कुछ नोट कर पा रहे हो? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर नहीं भी देख पा रहे तो एक बढ़िया चीज समझाता हूं, तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो अगर तुम पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास अवेलेबल चार्जेस कितने थे, 12 और -3। सोचो अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, 12 और -3, नेट चार्ज कितना आया 9 माइक्रोकूलम। इसका मतलब जो तुम्हारे पास आंसर है उसका सम टोटल 9 बनना चाहिए, है ना। देखो हमारे पास आंसर क्या था, 3 और 6, सम 9 बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं ऑप्शन में से कौन कौन सी चीजें पहले ही निकाल सकता हूं। देखो +4.5 में तुम ऐड करोगे -4.5, ये तो 0 हो गया, तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता था। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता था। दूसरा, दोनों पे बराबर बराबर चार्ज, अरे जब रेडियस ही सेम नहीं है तो बराबर कैसे हो सकता है। तो तुम सवाल को देखते के साथ ही ये 2 ऑप्शन तो पहले ही उड़ा सकते हो। अब उसके बाद तुम्हारे पास आंसर आया 6, 3 या 3 और 6। तो मैंने तुम्हें बताया कि जो चार्ज है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पहले चार्ज का रेडियस कितना था, 2/3, है ना, मतलब 66%। इसका रेडियस कितना है 1/3, मात्र 33%। तो जो 66% वाला चार्ज है उस पर ज्यादा आएगा, उस पर ज्यादा मतलब 2 कॉम्बिनेशन लिखे हैं 6 या 3, तो मतलब यही सही होगा, ये नहीं हो सकता, ये तो उल्टा है। मतलब कुछ ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस देखा और उड़ा दिया। बताओ समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं। देखो कुछ कैलकुलेशन नहीं है, अरे सवाल देखा, सवाल को घूरा, थोड़ा सा निहारा और बता दिया कि ये आंसर हो सकता है। यार जेईई और नीट में तुमसे कोई सॉल्यूशन थोड़ी मांग रहा है, तुमसे सिर्फ सही आंसर तुम्हें पहुंचना है, पहुंचवा दिया, क्या दिक्कत है। दूसरे में देखो, दूसरे में भी अगर तुम देखो कि ये जो आंसर है ये मेरा क्या पता गलत हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो चेक करने का एक तरीका है, भैया नेट चार्ज देख लो, 3Q - 2Q + Q कितना हो गया बेटा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, यानी टोटल चार्ज कितना है 2Q का है। मतलब इन तीनों का भी टोटल 2Q होना चाहिए। आओ करके देख लो, 5/4Q और 5/4Q, इसको ऐड करोगे तो 5/2Q हो जाएगा। अरे 5/4Q कितनी बार है, 2 बार है ना,
तो 5/4 तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दो, तो 2 से 4 जाएगा तो 5/2 क्यू हो जाएगा। अब तुम 5/2 क्यू में ऐड कर लो -q/2, इसका आंसर 2 के बराबर आना चाहिए, करके देख लो। 5q/2 में से ये माइनस होगा तो बचेगा 4q/2, कितना बचेगा 4q/2, बेटा 2 से 2 हो जाएगा, आएगा 2q, खत्म। हमारा बिल्कुल सही आया, ये आंसर सही है। ये चीजें हैं जो तुम एनालिसिस करना सीखोगे, ये एनालिसिस करना ही सिखाना है मुझे तुम लोगों को, कि तुमने एक सवाल देखा, ऑप्शंस देखे और वहीं से तुमने अपना जो आंसर है वो इंड्यूस कर लिया कि ये आंसर हो सकता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। जब मैं पढ़ाई करता था ना, हमारे एक मैथ्स के सर थे, वो सही में ये कहते थे, पेन तब उठाओ जब दिमाग चलना बंद हो जाए। मैक्सिमम कैलकुलेशन आप खुद ही करो, बिना पेन चलाए। तो यही चीज हमको देखनी है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे आ जाते हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था कंडक्शन, वो खत्म हो गया। दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा कौन सा मेथड है, वो है इंडक्शन। अब इंडक्शन सुनो क्या होता है, वो इंडक्शन कुकर, ये सारी चीजें सुनी होगी तुमने। अब इंडक्शन क्या है बेटा, इंडक्शन में डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप इंडक्शन को देखो, इंडक्शन, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, रिक्वायर्ड ही नहीं, ठीक है ना। और ये किस किस के लिए काम करेगा बेटा, ये काम करता है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ये इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के लिए बढ़िया से काम करता है, कंडक्टर के लिए ये ढंग से काम नहीं कर सकता, ठीक। फिर इसमें भी आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस मिल जाएंगे। अगर आप इंडक्शन को देखोगे तो इंडक्शन में भी आपको इक्वल और अपोजिट चार्ज मिल जाएंगे। कंडक्शन में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इंडक्शन में ये चीज पॉसिबल होती है, ठीक। सो दिस इज इंडक्शन। अब इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट। इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले तुम अर्थिंग, या इसको आप ग्राउंड करना भी कहते हो, ग्राउंडिंग, ठीक है, इसको समझो ये क्या है। अब इसको समझो, अब ग्राउंड करने का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। मान लो तुम्हारे पास कोई बॉडी है, दो बॉडीज हैं। अब ये बॉडी कैसी भी हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव बॉडी भी हो सकती है, पॉजिटिव मतलब इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन कैसे दिखाते हैं, हम ऐसा दिखाते हैं कि इस पर पॉजिटिव बना देते हैं बहुत सारा, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम दिखा देते हैं। अब या तो कोई पॉजिटिव बॉडी होगी या कोई नेगेटिव बॉडी होगी। नेगेटिव बॉडी को हम कैसे दिखाते हैं भैया, इस पे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से दिखाते हैं, ये इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब ये चीज ग्राउंड करने का मतलब बेटा ये होता है कि हम इसको, ये सिंबल होता है ग्राउंड करना या अर्थ करने का। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऐसा ग्राउंड कर देते हो तो इससे ये होता है, जो पृथ्वी है ना उसके पास भर भर के चार्ज है, भर भर के, ठीक है ना। तो होता यह है कि अगर कोई पॉजिटिव बॉडी, ये कैसी है पॉजिटिव बॉडी, अगर कोई पॉजिटिव बॉडी को आपने ग्राउंड कर दिया, तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इसको में फ्लो हो जाएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे, जीरो कर देंगे इसको, ठीक। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नेगेटिव बॉडी है, लेट्स से वी हैव अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, अगर आपके पास एक नेगेटिव बॉडी है और आपने इसको ग्राउंड कर दिया, तो इसमें ये होगा कि इसमें सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो सारा का सारा फ्लो बैक कर जाएगा वापस अर्थ में। तो यानी ग्राउंड करने पर ये चार्ज लेती भी है और ये चार्ज ऐसा देती भी है, ठीक है। अब वो कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग अर्थिंग उसी की बात कर रहा हूँ जो आपके घरों में भी करवाई जाती है ना। एक बहुत मोटी गेज की तार होती है जो अंदर ग्रेवल सैंड वो डाल के उसके धरती के अंदर डाल दिया जाता है ताकि अर्थिंग प्रॉपर हो जाए, ताकि आपके कभी घर पे बिजली ना गिरे और गिर जाए तो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा करंट है, एक्स्ट्रा चार्ज है, वो पृथ्वी में चला जाए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। इंडक्शन में अर्थिंग की वैसे हर बार जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इंडक्शन अर्थिंग का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आओ देखते हैं कि क्या है। मान के चलो तुम्हारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इसमें जितने सारा पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव, उतना ही तुम्हारे पास नेगेटिव भी है, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। एक और तुम्हारे पास न्यूट्रल बॉडी है, ये कैसी है, इसमें भी वही है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो जितना पॉजिटिव उतना ही इसमें नेगेटिव भी है, न्यूट्रल बॉडी है।
अब तुमने क्या करा, इस न्यूट्रल बॉडी को इसके, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 था कि तुम इस न्यूट्रल बॉडी को इस बॉडी के पास ले आए। तो जैसे तुम इसको पास लेके आओगे तो बेटा इस बॉडी के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। इसके सारे जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव इससे रिपेल खाने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सेम यही चीज होगी, यानी तुम देखोगे कि सारे के सारे जो नेगेटिव हैं वो इधर आ जाएंगे। नेगेटिव अपन ने लाल से यूज करा है, तो सारा का सारा नेगेटिव बेटा इस तरफ आ जाएगा और सारा का सारा जो पॉजिटिव है वो दूर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा पोलराइजेशन। ये क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तुमने कर दिया, ठीक। फिर तुमने क्या करा, जैसे ये हुआ तुमने इसी के साथ यहां पर अर्थिंग भी कर दी। तुमने इस पे अर्थिंग भी कर दी जैसे ये हुआ। अब अर्थिंग में क्या होगा, यहां सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थिंग में से इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो आएगा और इस पॉजिटिव को खा जाएगा। मतलब तुम्हारे पास जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। तुम्हें सिर्फ ये नेगेटिव तो यहां रहा, ये रहा, और ये पॉजिटिव भी गायब हो गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया अर्थिंग की वजह से। फिर तुमने अर्थिंग हटा दी और इसको रिमूव कर दिया, तो तुम्हारे पास पूरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब तुम्हें फाइनल कंडीशन ये है, इनिशियल कंडीशन ये है। तो देखो न्यूट्रल बॉडी से तुमने कैसे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्रिएट कर दी बिना किसी टच के। दिस इज नोन एज इंडक्शन। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो ये चीज तुम याद रखना। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पता रहनी चाहिए। देखो जितना भी स्फेयर तुम पढ़ोगे ना बेटा, स्फेयर में जितना भी कंडक्टिंग स्फेयर हो, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, 4 तरीके के स्फेयर तुम्हें मिलेंगे। कंडक्टिंग और मतलब हॉलो और सॉलिड। सॉलिड मतलब क्रिकेट की बॉल जैसा, और हॉलो मतलब तुम्हारी टेनिस की बॉल जैसा, अंदर से खोखला। जब भी तुम इनमें चार्ज भरोगे ना, तो जैसे ही तुम इसमें चार्ज भरोगे, हर बार चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्सेस ऑफ चार्ज, वो इनके सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है, वो है सॉलिड इंसुलेटर की, जिसमें चार्ज बीच में फैला रहेगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, जब हम आगे जाके पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल फील्ड पे आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास रबिंग यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जैसे अगर एक ग्लास रॉड है और तुम उस पर एक सिल्क का क्लॉथ एक तरीके से रगड़ लो, तो इन पे जो चार्ज है वो आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये चार्ज बॉडी बन जाएगी। तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट भी बताता हूँ, तुम देखना। अभी सर्दियाँ अब तो जा रही हैं, जब सर्दियाँ आएंगी तो तुम देखना, जब भी तुम अपना ऐसे टी शर्ट उतारोगे ना, तो तुम देखोगे तुम्हारे ऐसे पट 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 ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। वो क्या है? वो चार्ज है। और मतलब एक और तुम्हें बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, वो तुम करके देख सकते हो। एक ना क्या होता है, कंफर्टर होता है, बाजार में मिलता है कंफर्टर, है ना, बड़ा बढ़िया वैसा प्यारा सा कपड़ा होता है। और वो यूजुअली मतलब जब वो मौसम चल रहा होता है ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो लोग भाई कुछ को आदत होती है कि भैया कुछ तो चाहिए ओढ़ने को, है ना, नींद नहीं आ रही, तो कंफर्टर ले लेते हैं। तो वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा पतला होता है। तुम रात को अपना बढ़िया रूम की रोशनी करो बंद, और उस कंफर्टर को ऐसे पूरा ऊपर डाल लो। और उस कंफर्टर को अगर नया नहीं पुराना हो चुका है ना, तो उस कंफर्टर पे ऐसे 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 उंगलियां फेरना, उस पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। और वो जो चार्ज है, तुम्हें जैसे तुम्हारा हाथ लगेगा वो ग्राउंड मिलेगा, उसे ग्राउंड मिलेगा तो वो फ्लो करेगा, तुम्हें एक स्पार्किंग मिलेगी उसमें। इतना प्यारा लगता है, कभी करके देखना। अगर नहीं करा तो बताना कमेंट सेक्शन में किसी ने करा है या नहीं करा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दिखाया ही था, जिससे मैंने ये था, ये रहा हमारा गुब्बारा बढ़िया से। जिन्होंने नहीं देखा, सिंपल सी बात है, चार्ज है और ये बढ़िया से अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये चार्ज इसमें से हटाना बड़ा मुश्किल है। मैं अगर इसको किसी तरीके से हटाने की कोशिश भी करूं, हैं कि इसका सारा चार्ज निकाल लूं, सारा चार्ज, बहुत मुश्किल है इसमें से चार्ज निकालना। अभी भी गारंटी नहीं है कि चार्ज निकला होगा। देखो पहले से कम हो गया, पहले से कम हो गया, देखो पहले से कम हो गया। पहले तो कितना तेज जा रहा था ना। है थोड़ा थोड़ा चार्ज है अभी भी, थोड़ा थोड़ा चार्ज है अभी भी, पहले से काफी कम हो गया। पहले से तो काफ़ी कम हो गया इस पे से चार्ज ना, पहले तो बहुत ज़्यादा चार्ज था। देखो अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और यही अगर मैं इसका चार्ज दे दूं और इलेक्ट्रॉन्स, और अब करें ये बात, ये बात,
ठीक है, सो दिस इज फ्रिक्शन। तो ये तुम्हारा बेसिक, ये चीज़ भी खत्म। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं, खत्म हो रहा है ये लेक्चर। अब आते हैं इंसुलेटर कंडक्टर्स पे। बेटा इंसुलेटर कंडक्टर्स बता दिए, जितने तुम्हारे पास मोस्टली जो मेटल्स हैं वो तुम्हारे कंडक्टर्स हैं, और जो तुम्हारे पास जितने भी इंसुलेटर्स हैं ना, वो मतलब जैसे तुम पीवीसी, बेस्ट तुम्हारे लिए बताऊं तो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स और देख लेना। तुम्हारे घर में जितनी भी तारें हैं ना, उस पर एक पीवीसी की कोटिंग चढ़ी हुई है, वो इसीलिए है क्योंकि चार्ज उस पर फ्लो नहीं कर पाता। तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स यही हैं, तो सब्सटेंस दैट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट, और जो सब्सटेंस जो फ्री फ्लो करवाता है वही कंडक्टर और इंसुलेटर होता है। कुछ तुम्हारे पास डेटा है, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम में सब मिल जाता है तुम्हें। हमारा काम सीधा इलेक्ट्रॉन के साथ ही चलेगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करते रहेंगे। एक टर्म है स्पेसिफिक चार्ज, जो कुछ भी नहीं होता, चार्ज और मास का रेशो होता है, Q/m का रेशो है, ये तुम्हें पता रहना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ खत्म। कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस तुम्हें होते हैं या नहीं। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक मेटेलिक स्फीयर है A, जिसपे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, और एक आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है B, जिसपे हमने सेम मास का एग्जैक्टली सेम मास एज A इज गिवन अमाउंट ऑफ, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज दिया, मास सेम है। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है बताओ किसका मास ज्यादा होगा। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसका मास घट गया होगा, यानी बी का मास ज्यादा होगा। तो बी का मास ज्यादा होगा मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मास ए विल बी सेम, ये हो नहीं सकता, मास ए इंक्रीज नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन है डी, मास बी का ज्यादा होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल मेटल। एक मेटल था, उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, देन द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम, तो स्फीयर पे चार्ज कितना हो चुका होगा ये बताना है। तो बेटा Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE बता लगा लो। तो बेटा पहले तो ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, निकाले हैं ना, देखो इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो पॉजिटिव बॉडी बन जाएगी। पॉजिटिव बॉडी का मतलब बेटा ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, इन दोनों में से 32 या 16 में से माइक्रोकूलम में से हो सकता है, और इसको सॉल्व कर लें। तो बेटा कितने निकाले, 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 निकाले, कितने निकाले इलेक्ट्रॉन, सॉल्व करके देखते हैं। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 की पावर -5 कूलम। क्या मैं इसको 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलम लिख सकता हूँ, यानी 16 माइक्रो कूलम, 16 16 16 16 16 16 16 16 16, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना। तो दिस इज योर सेकंड, ये तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखो बेटा क्या कह रहा है, तीसरे में क्या कह रहा है, एक कंडक्टर हैज इतने पॉजिटिव चार्ज, द कंडक्टर हैज, अच्छा एक कंडक्टर है, उसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसके पास, तो डेफिशिएंसी का मतलब शॉर्टेज है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही होगा। ये तो एक्सेस बता रहा है ना, शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज मतलब अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं कितना होगा। तो भाई बता दो टोटल चार्ज कितना है, इतना चार्ज है, तो बेटा सेम फॉर्मूला लगाओ, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। Q कितना दे रखा है, 14.4 इंटू 10 की पावर -19, N क्या है, NE तो निकालना है, और E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बेटा जो जो कट रहा है उसको काट दें, -19 से -19 कटेगा, 14.4 बटे 1.6, ये तो सीधा सीधा चला जाएगा। तो 6 चौक 24, 6 से जा रहा है, 6 ऑप्शन में है, नहीं 6 तो है ही नहीं, 9 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, 6 9 से 54, 9 एकम 9 और 5 14, ये आंसर है। 9 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। नेक्स्ट देखो, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बताओ। बेटा अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, बेटा अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का 2, और मास नंबर होता है 4, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए मास नंबर 4 बन गया इसका। तो अब इस पे कह रहा है कि आपको कह रहा है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये होता है C है इसका करेक्ट ऑप्शन, सी, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो ट्वाइस ऑफ P कर दो, और एक P मतलब
1 पॉइंट प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो इंटू 2 कर दो तो भैया 3.2 आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बॉडी हैज इतना माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, पूछा था नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी, कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, सॉल्व करो भैया। एक बॉडी है जो इतना माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो कितने एडिशनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन इसमें आपको निकालना है। निकाल लो भैया, इसको निकाल लो। ये था 4th, 5th यहाँ कर रहे हैं, तो कितना चार्ज है -80 माइक्रोकूलम, और एन और ई कितना है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करो तो एन आ जाएगा बेटा -80 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10 की पावर -19। माइनस से माइनस गया बेटा, इसको ऊपर भेजो। 19 में से 6 गया, कितने बच गए 13 बच गए, तो ये आपके पास आया 10 की पावर 13। एक सेकेंड, सी होना चाहिए इसका आंसर, माइनस माइनस तो आ ही नहीं रहा। कोई नहीं, 80 बटे 1.6 सॉल्व कर लो, 13 एक और काटो तो ये 14 हो जाएंगे, और 16 पंजे 80, तो इसका आंसर है सी, 16 पंजे 80। 16 पंजे 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 6 7 8 80, तो बेटा ये ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ खत्म। आई होप तुम्हें आज मज़ा आया होगा। आई होप ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में तुम्हें चार्ज के बारे में कुछ नया और अच्छा जानने को मिला होगा, एक्सपेरिमेंट पसंद आए होंगे। ऐसे ही हमारी और वीडियोस आती रहेंगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे करंट। तब तक बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो और टेंशन मत लो, क्योंकि खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम और मैं दोनों मिलके बढ़िया से पास होंगे। बाय बाय।